हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता शब कामरान खान साहब को एक इंटरव्यू दिया, उसके चर्चे हैं और उसमें से मेजर टेक अवेज क्या हैं अपने एनालिस्ट से ये जानेंगे और कुछ नुकात हमने निकाले हैं जिन पर सवालात बनाए हैं उस पर अपने तज्ज़ियाकारों की राय लेंगे। तो जी, शुगर स्कैंडल और शुगर माफिया से मुतल्लिक काफ़ी गुफ्तगू की वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुल के की, तो उसका पहले जिक्र करते हैं। एक जानिब तो ये खबरें ज़बान ज़द आम थी कि शुगर माफिया ने वज़ीर आज़म इमरान खान और DGFIA जो कि चेयरमैन भी हैं इस शुगर इंक्वायरी कमीशन के, वाजिद ज़िया साहब, उनको कुछ धमकियां दी। शुगर स्कैंडल की तहकीकात फौरी रोकी जाएं, ये कहा, वरना मुल्क में चीनी की सख्त किल्लत पैदा कर दी जाएगी और ये जो कीमतें हैं ये 110 रुपए फी किलोग्राम तक जा सकती हैं। ये धमकाया गया। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंटरव्यू देते हुए इस पर खुल के गुफ्तगू की। क्या कहा उन्होंने, वो सुनिए जरा। शुगर मिल एसोसिएशन ने धमकी, लेटर में धमकी दी वाजिद ज़िया को, FIA को धमकी दी उन्होंने कि ये जो आप कर रहे हैं फौरी तौर पे रोकें। लेकिन मैं ये आपको कह दूं, क्योंकि मैं किसी माफिया का हिस्सा नहीं हूं। पहले तो जो गवर्नमेंट में आता था सारों की तो शुगर मिल्स है, सब तो फायदा उठाते थे। दो इधर इनकी शरीफों की शुगर और उधर जरदारियों की शुगर मिल है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी ब्लैकमेल करें, गवर्नमेंट को कहें कि हम गवर्नमेंट का राज, इनके जब तक ये कानून के नीचे नहीं आते हम इनको नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जब तक ये सब कुछ मामला ठीक नहीं हो जाता, हम रुकेंगे नहीं। तो हकीकत ये भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी जहांगीर तरीन साहब, उनका नाम भी इस शुगर कमीशन की रिपोर्ट में सामने आया, लेकिन वो इस वक्त बैरून मुल्क लंदन में मुकीम है। उनके बारे में क्या वज़ीर आज़म ने कहा, वो भी सुनिए। ये नहीं हो सकता था कि मैं कहूँ कि अच्छा जहांगीर तरीन की फैक्ट्रियाँ ना हो, बाकियों की हो, तो वो तो सबकी होनी पड़नी थी, नहीं तो वो इंसाफ ही नहीं है। वो तो फिर विक्टिमाइजेशन होगी ना, दूसरों की करें। तो उसके अंदर अफसोस हुआ मुझे। ये तो मुझे ऐसे है जिस तरह मेरी ज़िंदगी में बड़े मुश्किल फ़ैसले थे। मसलन मेरा कज़न माजिद, उसको मुझे टीम से ड्रॉप करना पड़ा जब मैं कैप्टन बना, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई उसकी। इसमें तो कोई शक नहीं कि जहांगीर बाकियों से बहुत आगे हैं हर तरह। उनके जो काम करने, उनकी सलाहियत, उनकी मैनेजरियल स्किल्स, बाकी कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन बाहर ये अब बाकी फ़ैसला करेंगे इदारे, जो फाइंडिंग्स हैं कमीशन की वो इदारों के पास चलेगी, या वो फैसला करें। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि उनके लिए बड़ा मुश्किल था जहांगीर तरीन से मुतल्लिक फ़ैसला करना, या जब रिपोर्ट में उनका नाम सामने आया तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब आगे कार्रवाई होगी और उसमें पता चलेगा कि क्या होता है। अब सवाल हमने इस सारी सूरत हाल के ऊपर यूँ तरतीब दिया है कि क्या समझते हैं हमारे एनालिस्ट, क्या वज़ीर आज़म के बयान के बाद जहांगीर तरीन का वापस तहरीक इंसाफ में आने का रास्ता निकलता है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे पैनलिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ देंगे हसन निसार साहब, महमूद सरफराज साहिबा, मुनीब फारूक साहब, इरशाद भट्टी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुनीब साहब, आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। जहांगीर तरीन साहब वज़ीर आज़म इमरान खान के बड़े करीबी, लगता नहीं था कि जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नाम आएगा, लेकिन खैर आया। जून से अब वो लंदन में मुकीम है। अपोजिशन की तरफ से सबसे बड़ा इतराज़ यही किया जाता है कि बाकियों के खिलाफ तो आप कार्रवाई का कह रहे हैं, वो लंदन जाके बैठ गए, उनका नाम ECL पे नहीं, उनकी बात नहीं होती। तो वज़ीर आज़म का कल के इंटरव्यू के तनाजुर में आप क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासत में वैसे तो ये जो हम जिसे कहते हैं पायटी, यानी कि पायस होना, ये पायटी क्लेम करना मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि आप फौरी तौर पर एक्सपोज हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि ना आपकी ज़बान आपका साथ दे रही है, बल्कि जो आप कह रहे हैं वो शायद इतना कन्विंसिंग भी नहीं है। अब हु डजंट नो अबाउट जहांगीर तरीन साहब और उनकी कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट एंड टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। पार्टी को प्राइम मिनिस्टर साहब का सारा जो उनका सेक्रेटेरिएट है उसके हवाले से इक़्तिदार में आने से पहले बहुत सी जो फैसिलिटेशन थी वो जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ से प्रोवाइड की गई। जहांगीर खान तरीन साहब इज़ ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड इन अ रीसेंट इंटरव्यू कि जी मैंने इमरान खान साहब को जाके कहा था कि जी जितना धांधली का आप शोर मचा रहे हैं, कोई 2013 के इलेक्शन में कोई इतनी धांधली नहीं हुई, तो लिहाजा हम ऐसे इलेक्शन नहीं जीत सकते, इलेक्शन हम किसी और तरह जीतेंगे। तो फिर वो जिस तरह भी जीता गया, इलेक्शन जीता गया, फिर स्टिचअप किया गया, वो एक अपनी जगह। लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ वैसे हुआ क्या है, सिवाय इसके कि उनको एक इंक्वायरी हुई, एक रिपोर्ट आ गई, एक इनिशियल रिपोर्ट, फिर दूसरी रिपोर्ट। आफ्टर दैट जहांगीर तरीन साहब
मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गए, वहीं पे मुकीम है, ना ये हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कुछ करने जा रही है, ना करेगी, बिकॉज़ इफ़ यू कम टू थिंक ऑफ इट, जहांगीर तरीन साहब आई बिलीव ही नोज़ अ लॉट, और वो बहुत कुछ जानते हैं, अ लॉट दैट कैन अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत से लोगों को नुकसान हो सकता है जहांगीर तरीन साहब को अगर कॉर्नर करने की कोशिश की जाए। जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ कुछ भी अभी नहीं होगा, ना जहांगीर तरीन साहब खुलकर कोई बाहर आएंगे। हाँ, अगर जो रिलेशनशिप सावर हो गया है उनका और इमरान खान साहब का, अगर ये ऐसा ही रहता है, अभी वो सावर हुआ है, वो ख़त्म नहीं हुआ, अगर ये ऐसा ही रहता है और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती बल्कि थोड़ा सा और गिरावट आ जाती है, तो जहांगीर तरीन साहब अपना असल जो सियासी उनकी चाल होगी वो अगले इलेक्शन के अंदर वो चलेंगे। ओके, मज़हर अब्बास साहब, मुनीब की राय ये है कि ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा जहांगीर खान तरीन के हवाले से, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ इंटरव्यू में कहा कि जी मेरे लिए उतना ही ये तकलीफ़ दे था जब ये सामने आई बात जितना माजिद खान को टीम से निकालना, या क्रिकेट की तशबीह उन्होंने दी। तो इससे तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे जहांगीर खान तरीन साहब अब पीटीआई का हिस्सा नहीं है। आपको क्या लगता है? नहीं जी, वो पीटीआई का हिस्सा है और वो पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। और सेनेट के इलेक्शन से पहले वो वापस आ जाएंगे। और देखिए, आप आजम सवाती से लेके बाबा रहमान तक, बाबा रहमान से लेके जुल्फ़े बुखारी तक, जुल्फ़े बुखारी से लेके और जितने लोगों के खिलाफ इंक्वायरी हुई वो सब के सब वापस आ गए, वापस भी आ गए, वजीर भी बन गए, मुशीर भी बन गए। तो किसी के साथ हाँ एक ये ज़रूर हुआ कि जी देखिए कितनी ज़्यादा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है कि अपने लोगों के दर्द को अगर होता है तो उनको वजारत छोड़ के जानी पड़ती है। इसमें अलीम खान का नाम भी शामिल कर लें। कोई एक नाम बताएं कि जिसको एग्जाम्पल बनाया हो इमरान खान साहब। सबके सब वापस आ गए। फॉरेन फंडिंग केस ले लें, पिछले 5 साल से लटका हुआ है। और जितने मुकदमात ले लें, तो मेरा ख्याल है जहांगीर खान तरीन क्योंकि सबसे करीब तरीन आदमी थे, इसलिए जब उनका नाम आया तो उसको भी एक यही हवा बनाया गया कि देखें जी कितनी ज़बरदस्त इंक्वायरी हुई है, कितनी ज़बरदस्त अकाउंटेबिलिटी। कल पूरे इंटरव्यू में अगर आप जहांगीर तरीन वाले पहलू को सामने रखें, जो आपके सवाल का दायरा सवाल भी है, उसमें कहाँ इमरान खान अफसोस का इजहार कर रहे हैं, दुख का इजहार कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि मुझे इस चीज़ में जहांगीर खान तरीन से मायूसी हुई और जहांगीर तरीन अब पार्टी का हिस्सा नहीं है, नहीं रहेंगे, लेकिन ये सारी बातें उन्होंने नहीं की। तो जाहिर है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। और ईसीएल में नाम ना डालना, उनको एक सेफ मैसेज देना, जाना, हो सकता है कि किसी न किसी लेवल पे बातचीत भी हो रही हो। जहांगीर तरीन उनके लिए एक बहुत बड़ा एसेट रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, पंजाब की पॉलिटिक्स के हवाले से। और जाहिर है अब जब के मार्च में सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, फिर बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, और उसकी एक बड़ी वजह यह कि इमरान खान शाह महमूद कुरैशी से कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहे। ठीक है जी, हसन निसार साहब। इमरान का न कभी कोई दोस्त था, न है, न होगा। दूसरी बात यह है कि हम सब लोग मुंह उठा के माफिया 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 शुरू, इनमें से कोई एक बंदा है जिसने जिंदगी में कारोबार किया हो? मेरी 80s में लंबा चौड़ा मैंने जर्नलिज्म में वापसी के लिए बिल्कुल तय कर दिया सारा कुछ। इस मुल्क में तो रेडी और चिंची माफिया नहीं को संभाल सकता। आप बात कर रही हैं एप्टमार, शुगर और ऑयल। अच्छा, पाकिस्तान के कारोबारी हकायक से ना बलद लोग जब इस तरह की बात करते हैं, हैरत होती है। इवन दीज टीटीज, ये वो आपको बैकग्राउंड का नहीं पता अगर आपने कारोबार नहीं किया। 80s की बात है, मेरे पास करोड़ों की एलसी थी मोलेसिस की, राब, ये रिलेटेड है ये शुगर इंडस्ट्री से। जो माफिया कराची में था, उन्होंने कहा कि तुम तो आधे घंटे के लिए, इनकी स्टोरेज नहीं है तुम्हारे पास, हमारी तो टोटल मोनोपोली है। तो आई हैड टू सेल दैट लेटर ऑफ क्रेडिट टू दोज। अच्छा, एक बात और सुन लो, हम इतने लोग बैठे हैं, अगर हम सारे ये एस्ट्रे इंपोर्ट कर रहे हैं, ये इस पे ड्यूटी है 100%,
और हम सब इसको अंडर इनवॉइस कर रहे हैं, और अलीना आप नहीं कर रहे हैं, हाउ विल यू सर्वाइव? इनको तमीज नहीं है, इनको मैक्रो लेवल पे तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। जहांगीर तरीन एक बहुत ऑनरेबल, बहुत उम्दा, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, वो प्रोफेसर रहा है, लेकिन देखें, मैं अपने बारे में ये जाहिर है, इसमें कोई मुझे कोई तमगा नहीं चाहिए, इनाम नहीं चाहिए किसी, मैं बहुत लॉ अबाइडिंग आदमी हूं। मेरा अगर लाइसेंस एक्सपायर हो जाए तो मैं ड्राइव करना छोड़ देता हूं, जब तक मैं उसको रिन्यू नहीं करा लेता। लेकिन इसी शहर में 20 बार मुझे गलत लेन में जाना पड़ा, मुझे कोई चबल, मुनीब साहब ने जो कल बात की थी उस तरह उससे बड़ी चबल मारनी पड़ी। क्यों? प्रेशर ही ऐसा है, और नहीं जानते आप लोग हकायक। मैक्रो लेवल पे तब्दीलियां लाओ, ये मुमकिन न रहे। ये ड्रैप है पाकिस्तान में, क्या है, अंधे हैं हम। ड्रैप इटसेल्फ इन द माफिया। ये जो मुहावरा कहां से आया है? मैंने बनाया है, मैंने होश संभाला सुना, जज क्या करना है वकील ही कर लो, और वकील क्या करना है जज ही कर लो। ये इट्स अ सोसाइटी ऑफ माफियाज। सो वो अपनी जगह पे है। देखें, जहांगीर तरीन का मामला इसलिए बहुत मुख्तलिफ है कि वो जैसे कहते हैं ना, हर इनकलाबी एक फाइटर होता है, लेकिन हर फाइटर इनकलाबी नहीं होता। वो बहुत ऑनरेबल आदमी है, लेकिन अगर उसने रहना है और जिंदा रहना है, मैं जाती तौर पे जानता हूं, लाहौर और इसके मदाफात में सिर्फ एक ग्रुप था, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, जो कस्टम्स को, वो वहां की टर्म है स्पीड मनी। क्या होती है स्पीड मनी? किसी का कंटेनर भी रुक जाए ना, आपका 10, 20, 50, 100 करोड़ का, डिपेंड करता है उसमें सामान कैसा है, वो 4 दिन रुक जाए ना, चीखें निकल जाएंगी आपकी, हिसाब बराबर हो जाएगा सारा। सो मुंह उठा के, बगैर किसी एक्सपोजर के, बगैर किसी पर्सनल तजर्बे के, ये देखें, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं रिश्वत देने गया, एक सिंधी था रमजान शेख, IPB 80s की अगेन बात, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैंने कहा यार मुझे थप्पड़ी ना मार दे। तो मेरे स्टाफ के लोग कहते कि सर वो तय हुआ था, मैंने कहा यार पता नहीं, मैं नहीं कर सका। और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो को कारोबारी दुनिया में कहते थे इन्वेस्टमेंट प्रिवेंटिव ब्यूरो। एम ही बूथे उठा के बात करना, ना पता, ना सर का, ना पैर का, ना कोई जाती तजर्बा। करके दिखाया मुझे कोई कारोबार दयानतदारी से इस मुल्क में। ये ड्रग इंस्पेक्टर, ये फूड इंस्पेक्टर, ये फलाने, ये सेनेट, ये क्या करते हैं? ये कौन है? इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? 3-3 बीवियां इनकी, मैं सड़ा बैठा हूं, सड़ा बैठा हूं किस बात पे? 3-3 बीवियों पे, मैं अकेली पे गुजारा। भाई ये तो बात करें, कोई पता हो, न सर का पता, न पैर का पता, न कहने वालों को पता है, न सुनने वालों को पता है, न आगे बात चलाने वालों को पता है। इस मुल्क में हर जगह पॉलिटिक्स माफिया नहीं है। अब्बा जी आ गए, फिर बेटी जी आ गई, फिर नवासा जी आ गए। यार ये क्या तमाशा है? ये माफियाज हैं। और बात सुने, किसी का बाप नहीं खत्म कर सकता। माफियाज वेस्ट में भी है, वो जरा ग्लव्स पहन के ऑपरेट करते हैं। वॉशिंगटन बिहाइंड क्लोज डोर्स, नंगी हो गई उनकी डेमोक्रेसी भी, लेकिन वहां को थोड़ा सुरसरी का छुरी कांटा वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारी तरह क्रूर नहीं है, बंगे नहीं है। ठीक है जी, इसके ऊपर डिस्कशन जारी रहेगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। भट्टी साहब। मैडम शेख, ये मैमल सरफराज बैठी हैं, मुनीब फारूक बैठे हैं, आप बैठी हैं मैडम शेख, मैं बैठा हूं, मजहर अब्बास साहब बैठे हैं। हम एक एक किराना की दुकान खोल लें और फिर ईमानदारी से चलाकर साल बाद इस रिपोर्ट कार्ड में अगर कह दे मैं कामयाब हूं, तो मैं आपको जो इनाम कहें देने को तैयार हूं। दुरुस्त बात है। एक किराना स्टोर, सुभान अल्लाह, एक किराना स्टोर, सुभान अल्लाह, एक जो अच्छा, ये शुगर, ये जो नवासा माफिया है, ये बेटी माफिया है, ये जो भाई माफिया है, ये जो जहांगीर तरीन साहब शुगर पेट्रोल माफिया है, ये सारे माफियाज को छोड़ें। चूंकि हम आइडियलिज्म की बात करते हैं, अवाम की बात करते हैं, इसलिए बात करनी पड़ती, वरना ग्राउंड रियलिटीज का मुझे भी पता है। बिलीव मी, इस मुआशरे में इरशाद भट्टी रेड़ी लगा ले तो शाम तक वो जहन्नमी हो इस मजहब के हिसाब से, रिश्वत देगा भी
और रिश्वत लेगा भी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बाकी माफियाज को छोड़े, वैगनों और बसों के अड्डों पर जो बारियां लगाने वाले हैं, टिकटें देने वाले हैं, हुकूमत उनको टैकल नहीं कर सकती। इतने भत्ते जा रहे होते हैं नीचे से ऊपर तक, इतनी बेगमात को चीजें पहुंच रही होती हैं, इतने वो उनके रूट्स लेवल मजबूत होते हैं, इतनी जड़ें मजबूत होती हैं। लेकिन चूंकि आपका रिपोर्ट कार्ड निकालना है, वक्त निकालना है, तो इसलिए ग्राउंड रियलिटी से हट के, शुक्रिया इमरान खान साहब, सर हम आपने अपने कजन को भी हम निकाला। यहाँ पर बैठे इसीलिए हैं कि हम हकीकत पर अपनी बात करें। भट्टी साहब, ये जब आप स्टेटमेंट देते हैं ना, मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी। आप खुल के कहें, आपने जो कहना है वो हकीकत पर मबनी इसलिए नहीं हो सकता कि ना आपकी किराने की दुकान है ना मेरी है। जिस दिन मैं और आप दोनों लाइन में लगेंगे ना, उस दिन लग पता जाएगा। ये इसलिए ये निसाबी किताबी बातें ही हो सकती हैं। ना आपने बिजनेस किया ना मैंने किया। मेरी बात सुनिए, कभी जिंदगी में आपने अपनी, आप मेरी बात सुनिए, एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिएगा मैडम शेख, अपनी ट्राली पर गन्ना डालकर शुगर मिल में जाएं और फिर 3-3 दिन उस ट्राली की साए के नीचे सोएं और फिर चाय मांग के पिएं और फिर जब गन्ने का वजन कम हो फिर गन्ना देकर आए, तो फिर हकीकत होती है। ये हमारी हकीकत पसंदी नहीं है ना। हर किसी की बैटल मुख्तलिफ होती है, माजरत के साथ हर किसी की बैटल मुख्तलिफ होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसने बैटल लड़ी है वो कुछ कम थी। हर किसी की अपनी स्ट्रगल्स होती हैं, वो करता है, लेकिन जीते हम भी इसी मुल्क में, हमें पता है क्या होता है क्या नहीं होता। तो प्लीज शुगर कोट नहीं किया करें चीजों को। तो अच्छा, अगर मैं शुगर कोट करता हूं तो फिर तो मैडम शेख मुझे भी एक शुगर मिल दे देनी चाहिए। सारों को दुख ही ये है कि मैं शुगर कोट नहीं कर सकता। एक शुगर मिल फिर तो मेरी होनी चाहिए। एक हमारे से तो दुख ही ये है कि हम कुलाड़े मारते हैं, हथौड़े मारते हैं। दो पहलू हैं इस बात के और पहलू बचाकर नहीं गुजरते। हम तो बात करते हैं सच्ची सच्ची, जो दिल को लगती है वो गलत भी हो सकती है। अच्छा मैडम शेख, सवाल पे आए जल्दी जल्दी, क्योंकि आपने फिर मुझे दरमियान में टोक देना है। चलें। शुक्रिया इमरान खान साहब कि आपने अपने कजन माजिद खान को निकाला। आपने शुगर कमीशन रिपोर्ट आने के बाद जहांगीर तरीन साहब को निकाला। और शुक्रिया इमरान खान साहब, आप जब खेल रहे थे तो 150 साल तारीख बदली और न्यूट्रल एम्पायर लाए। ये भी सच है कि जहांगीर तरीन साहब की कुर्बानियां क्या क्या हैं पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत में, ये कोई गिनने की बात नहीं है। अब ये छोड़ दें कि ये आजम खान और शाह महमूद कुरैशी वर्सेस जहांगीर तरीन की लड़ाई थी, जिसमें आजम खान ग्रुप और शाह महमूद कुरैशी जीत गए और जहांगीर तरीन हार गए। ये भी छोड़ दें कि जहांगीर तरीन बोझ बन चुके थे, उनसे वो काम ले लिया गया था, इनकी अब ज़रूरत नहीं थी। ये भी छोड़ दें कि इनकी पंजाब में मुदाखलत बढ़ती जा रही थी। ये भी छोड़ दें कि उनके बैकडोर राबते बहुत ज़्यादा थे जिसकी इमरान खान साहब को खबर हो गई। ये भी छोड़ दें कि इमरान खान एक दो मरतबा उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ बातें की और वो इमरान खान साहब तक पहुँच गई। ये भी छोड़ दें कि ना सिर्फ शुगर बल्कि और मामलात में भी जहांगीर तरीन साहब की इन्वॉल्वमेंट थी। ये भी छोड़ दें कि हाय 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 हाय, अब ये भी छोड़ दें कि वो बाहर क्यों चले गए और इस वक्त लंदन के बाहर हाइड हाउस में 12 एकड़ के हाइड हाउस में वो क्या कर रहे हैं, छोड़ दें ये सर। सर इमरान खान साहब, आटा गंदम शुगर निजी बिजली घर स्कैंडल्स आए, इसमें जहांगीर तरीन इन्वॉल्व हुए, आपने 1 मिनट नहीं लगाया। सलाम है आपको। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आपने कहा था आप अकरबा परवरी नहीं करेंगे। दोस्त आपके थे कोई नहीं, चलो भांजे भतीजे चाचे मामे बहने आपने नवाजी नहीं, ये मैं गवाह हूं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दोस्त नुमा चीजें हैं वो अभी भी मौजूद हैं। अच्छा मगर ये भी छोड़ दें। अच्छा अब ये शुगर कमीशन में ईसीसी और वफाकी काबीना का भी किरदार था, अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। शुगर कमीशन में रजाक दाऊद, खुसरो फैमिली, असद उमर, साईं बुजदार का किरदार था, उसमें कुछ नहीं हुआ। दवाइयों में आमर कियानी साहब का किरदार था, वो पार्टी जनरल सेक्रेटरी बन गए। आटा गंदम में साईं बुजदार का किरदार था और बहुत सारे अपने थे। पेट्रोल बोरान में कई अपने थे। और मैडम शेख, इससे पहले कि आप कहें कि भट्टी साहब मैंने आगे जाना है, आखिरी 2 बातें सुन लीजिए। रजाक दाऊद, नदीम बाबर, जुल्फी बुखारी, चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स और बहुत सारे लेफ्ट राइट अभी मौजूद हैं। इमरान खान साहब GIDC के वो जो 400 अरब रऊफ कलासरा साहब, अरशद शरीफ, मोहम्मद मालिक, ये थे अगले हमारे मेन कवाल। उसके पीछे इरशाद भट्टी जैसे हम नवा कवाल भी थे। लेकिन बहरहाल वो भी अल्लाह का शुक्र है, वो भी जिन लोगों ने आपसे वो
आर्डिनेंस जारी करवाया और वो जो मुफ्त बंटने जा रहे थे उनको भी सजा देनी है आपने। वो जो 2-3 वजीरों की अपनी कंपनियां थी उनको भी आपने सजा देनी। और तंबाकू माफिया जो KPK में फ़ायदा उठा गया, मुझे यकीन है मेरे कप्तान, मुझे यकीन है मेरे कायदे इनकलाब कि आप इन सब को जहांगीर तरीन बनाओगे। जहाँ तक वापसी का ताल्लुक है, इस 5 साला हुकूमत में मुझे जहांगीर तरीन की वापसी नहीं लगती। बाद में मुमकिन है वापसी हो जाए, मगर अब नहीं। ठीक है, लेकिन भट्टी साहब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आपने कहा मुझे यकीन है आप सबको जहांगीर तरीन बनाएंगे, लेकिन फिर आप कहते हैं जहांगीर तरीन वापस नहीं आएंगे। तो आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लगा शायद जहांगीर तरीन को इबरत का निशान है। अच्छा, मैं नहीं, आपने सवाल इस तरह बनाया था कि इन सारों को इबरत का निशान बना के फिर हुकूमत में ले लें। आज तो आप भी कंफ्यूज लग रही है मैडम शेख। हसन निसार साहब का शुरू में जो उन्होंने एक तड़का लगाया ना ग्राउंड रियलिटीज का, मैडम शेख होए मैडम शेख गई आज उसमें, बह गई उसमें, आज उस हकीकतों में बह गई। तो जहांगीर तरीन बनाएंगे, हुकूमत से निकाल देंगे। आप आजकल जो हसन निसार साहब ने अपनी एमसी बताई। महमल का कमेंट। महमल, देखिए अलीना, पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान की सियासत में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, काफी पॉसिबिलिटीज होती हैं चीजों की, कुछ भी हो सकता है। दूसरा ये कि PTI के अंदर के लोग जब ये सब कुछ हुआ तो उन्होंने, काफ़ी लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि इससे PTI को भी नुकसान हुआ, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब उनके ख्याल में बहुत घाट सियासतदान भी हैं। फिर जिस तरह जोड़ तोड़ की सियासत पे भी आपने देखा, फिर सब भट्टी साहब ने भी जिक्र किया है कि पंजाब के अंदर उनका क्या रोल था इंडिपेंडेंस का, तो हमें मालूम ही है। तो उसका एक सियासी नुकसान भी शायद PTI को हुआ। तो बहुत सारे लोग PTI के अंदर इस वक्त, मुझे ज़रूर ये पता है कि वो इस वक्त एक ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो मामलात जो ख़राब हो गए थे खान साहब और इनके दरमियान पर्सनल लेवल पे, उनको किसी तरीके से ठीक कर ले। फिर बाकी जो चीज़ें होती हैं, जो केसेस हैं, दूसरी चीज़ें, उनके रास्ते भी निकल ही आते हैं अगर एक दफ़ा आपसी मामला ठीक हो जाए। तो अभी कोशिशें जारी हैं, लेकिन लगता है कि शायद किसी तरीके से उनकी वापसी के ऊपर काम किया जा रहा है। तो कोशिशें जारी हैं उनकी वापसी के लिए। हम एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दूसरा सवाल एनालिस्ट के सामने रखेंगे। बात करेंगे इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान अमन मुआहदे की, जिसको मुख्तलिफ नजरियात से देखा गया। किसी ने इसे तारीखी मुआहदा करार दिया, किसी ने गेम चेंजर कहा, किसी ने इसे पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ इंटरव्यू में इस पर 2 टोक मौक़िफ़ बताया है। ज़रा वो मुलाहिज़ा कीजिए। हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, और हमारा मौक़िफ़ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में क्लियर कर दिया था, 1948 में, कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनों को उनका हक़ नहीं मिलता, उनको एक जस्ट सेटलमेंट नहीं होती। जो 2 नेशन थियोरी थी पैलेस्टीनियन की, कि उनको पूरा एक उनकी स्टेट मिले जो कि पैलेस्टीनियन फ़ैसला करें, ठीक है। जब तक वो नहीं होता, अगर हम वो तस्लीम कर लेते हैं तो हमें फिर कश्मीर का भी, हमें एग्जैक्टली सिचुएशन कश्मीर का है तो हमें वो भी गिव अप करना जाना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान नहीं तस्लीम कर सकता इसराइल को। पाकिस्तान तस्लीम नहीं कर सकता इसराइल को। ये इस तरह से होगा जैसे कश्मीर को भी गिव अप करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का बहुत ही वाज़ेह 2 टोक मौक़िफ़। दूसरी जानिब ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि मुस्तक़बिल में मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह दीगर खलीजी ममालिक या अरब ममालिक भी इसराइल से मुतल्लिक़ कुछ लचक दिखा सकते हैं अपनी पॉलिसी में। ऐसे में पाकिस्तान को क्या करना होगा या उसका मौक़िफ़ क्या होगा, जो कि अरब ममालिक ख़ासतौर पे सऊदी अरब को अपना बड़ा करीबी दोस्त समझता है और है भी। तो इस पर सवाल हमने आज कुछ यूँ रखा है कि अगर तमाम अरब ममालिक इसराइल को कबूल करते हैं तो ऐसे में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। ओपन ऑप्शन है सबके पास। भट्टी साहब, आज वो वक्त आ गया है मैडम शेख, आज वो वक्त आ गया। एक संजीदा इरशाद भट्टी के मुंह से संजीदा बात जचती तो नहीं, लेकिन आज एक संजीदा बात कर रहा हूँ, दिल से बात कर रहा हूँ। आज वो वक्त आ गया है हसन साहब से इजाज़त के साथ, और मुनीब से पहले हसन साहब को आपने बारी देनी है ताकि मुनीब साहब की तारीफ ना हो सके। अच्छा, आज वो वक्त आ गया है इज्जत का रास्ता डॉलरों, दिरमों और रियालों की मोहताजी का रास्ता छोड़ने का वक्त। हम मरे मुक्के हैं, भूखे नंगे हैं, लेकिन अब इससे आगे कहाँ जा सकते हैं। जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो कोरोना की सूरत हाल है, या जैसा भी है,
खड़े हो जाएं अल्लाह के नाम पे आज अपने पांव पर, अल्लाह के नाम पे मेरी कौम खड़े हो जाओ मेरे हुक्मरानों। मुश्किल रास्ता है, कठिन रास्ता है, सब्र वाला रास्ता है, मगर इस कौम को जब ये यकीन हो जाए कि कोई उसके साथ खड़ा है और ऊपर वाले भी उनके साथ हैं, भूख काट रहे हैं, पेट पे पत्थर बांध रहे हैं या वो पत्थरों वाली गांठें बांध रहे हैं, तो ये कौम साथ खड़ी हो जाती है। आज आए इज्जत का रास्ता अपनाएं और ये जो हम दर बदर फिरते रहते हैं डॉलरों दिरमों रियालों के लिए, इसको तर्क करें। दूसरी बात, सच्चे सुच्चे मुसलमान मुस्लिम उम्मा के सुरखैल अमन मुआहदा कर रहे हैं और सफारती तल्लुकात कायम कर रहे हैं, सेंचुरी डील फरमा रहे हैं। और एक यहूदी एजेंट कह रहा है कि कायदे आजम ने चूंकि कहा था कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, फलस्तीनियों को जब तक हक नहीं मिलता हम तस्लीम नहीं करेंगे। ए यहूदी एजेंट तुझे सलाम। अच्छा, अब आगे आ जाइए। 100 ये मफादात की दुनिया है, जज्बात की नहीं। 162 वो ममालिक जिन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया हुआ है और 31 वो ममालिक जिन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, जो मुआहदे कर रहे हैं। सब अपनी अपनी पॉलिसी, उनका अपना अपना मफाद है। मोदी अवार्ड्स जो देता है वो भी अगर हकीकत पर उनका अपना मफाद, मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकलता है अपना मफाद, UAE OIC कॉन्फ्रेंस में इंडिया आ जाता है उनका अपना मफाद, कश्मीर पर मुजरमाना खामोशी है, दुख होता है मगर उनका अपना मफाद। UAE भी ठीक है और शाह महमूद कुरैशी भी ठीक है। मैं शाह महमूद कुरैशी के साथ खड़ा हूं कि वो ममालिक जो कश्मीर पर नहीं बोलते, हमारे लिए नहीं बोलते, वो उनको साथ देना चाहिए जो हमारे लिए खड़े होते हैं। ठीक है जी। मुनीफ फारूक साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं वो शाह महमूद कुरैशी के साथ खड़े हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब और खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक श्री मज़ारी साहब ने बड़ी खुलकर तनकीद भी की हाल ही में। मैं बसद एहतराम, मेरी राय उनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एक तो ये कि जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है हमारे मुल्क में, तो देखिए वो एक मजाक है, बड़ा सख्त बात है ये कहना और शायद किसी को बुरी भी लगे, लेकिन वो मजाक इसलिए है कि फ़ॉरेन पॉलिसी कम अज़ कम फ़ॉरेन मिनिस्टर या सिविलियन हुकूमत के पास तो ये मामलात होते नहीं हैं मुकम्मल तौर पर। लेकिन चले इस हुकूमत को मान लेते हैं 100% के आपके उनके पास है। लेकिन अगर आपका क्योंकि सवाल इस मुआहदे के हवाले से है, इजराइल UAE जो पीस एग्रीमेंट है, और अगर ये साइन हो जाता है अपेरेंटली शायद वाइट हाउस में ही हो, तो ये एक तो वो बदनुमा दाग है जिसके बारे में, या ये वो मकरू चेहरा है, माजरत के साथ मेरे पास कोई बेहतर लफ्ज़ नहीं है, इस सो कॉल्ड जो एक मुस्लिम वर्ल्ड है उसका, कि यकीन माने कि हसन साहब ने इसकी असलियत कई दफ़ा हमें तारीख़ी तौर पर बताई है कि मुस्लिम वर्ल्ड है क्या और इनकी असल चेहरा क्या है। लेकिन आप ये देखिए कि ये अपने मफाद के लिए, अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए, अब ये तमाम के तमाम दे फॉल इन लाइन, अमेरिका की तरफ से, अमेरिका जो कहेगा ये सब करेंगे। इवन UAE के अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है, ममालिक के होते हैं, लेकिन इजराइल के हवाले से कंसिडरिंग द फैक्ट कि 1967 से लेकर जब से वेस्ट बैंक ऑक्यूपाई हुआ है, उसके बाद से लेकर अब तक आप देख लें कि पॉलिसी उनकी बिल्कुल एक जैसी रही है इजराइल की। और अब उनका क्लेम है जॉर्डन वैली के ऊपर, जो कि वो ये कहते हैं कि हमारा क्लेम अभी मौजूद है, इस एग्रीमेंट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तीसरा शायद मुल्क होगा जो नॉर्मलाइज करने जा रहा है अरब कंट्रीज में इजराइल से अपने ताल्लुकात। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये सब करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ इसी मुस्लिम उम्मा के मुख्तलिफ जो और ममालिक हैं, अब आप देख लें ईरान एक मुस्लिम मुल्क है, वो क्या कह रहा है, फ़लस्तीनी लोग जिनके साथ ये जुल्म, ये ज़्यादती पता नहीं कब से हो रही है, आप उनको देखिए वो इसे क्या कह रहे हैं। वो इसे कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा मकरूह चीज़ कोई हो नहीं सकती। तुर्की ने बड़ा सख्त स्टांस एग्जैक्टली आप ये देखिए कि जब आपके ये हालात, ये मामलात हैं, आप कहाँ जाएंगे, आप क्या करेंगे, आप क्या दिखाएंगे लोगों को। आप और आप यहाँ बात कर रहे हैं कि जी हम अब मतलब हम अगर ये कहें कि जी हमें बस खड़े हो जाना चाहिए, डट जाना चाहिए सब कुछ, हम हर जगह पंजाबी में कहते हैं ना, गोडे गोडे फंसे हुए हैं, कहीं पैसे लेके, कहीं और मामलात में। हमने क्या खड़ा होना है और हमने क्या करना है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी फंसे हुए हम क्या खड़े होंगे। ठीक है, ठीक है। महमद सरफराज साहिबा, जारेड कुशनर ने कुछ इस तरह के हिंट्स दिए हैं, इशारे दिए हैं कि कुछ दीगर अरब ममालिक भी इस मामले में कुछ लचक दिखा सकते हैं या पेशरफ्त हो सकती है, और जारेड कुशनर की कहाँ पर दोस्ती है ये भी वाज़ेह है। तो कैसे देखती हैं आप इसको आगे टर्न आउट करता हुआ?
جہاں تک اسرائیل کی بات ہے اور پاکستان کے آپشنز کی، تو میرے خیال میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت اچھی بات کی، کیونکہ دیکھیے اس میں دو چیزیں، ایک تو اسرائیل جو ہے وہ ون آف دا ورسٹ ہیومن رائٹ جو جنہوں نے اپریس کیے ہوئے ان کا جو ریکارڈ ہے ہیومن رائٹس کا، وہ دنیا میں بدترین ہے. جس طرح انڈیا کا کشمیر کے اندر، اور ایکچولی انڈیا جو کشمیر کے اندر کر رہا ہے وہ اسرائیلی ماڈل ہی فالو کر رہا ہے. تو جب آپ یہ چیز کریں کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہو تو پھر خان صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پھر کیا ہم کشمیر کی بات جو ہے وہ بھی کرنا چھوڑیں. اور اصل میں جو بھی اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے وہ ایکچولی جو ہے وہ ایک لیجٹیمائز کر رہا ہے، وہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں ان کی انلیگل آکوپیشن کی. وہ بے شک اس کو جتنا مرضی شوگر کوٹ کر لیں، وہ بے شک جس طرح مرضی کہہ لیں کہ پیلسٹینینز کو ان کا حق، کوئی پیلسٹینینز کو ان کا حق نہیں ملے گا، بلکہ وہ آلریڈی اتنے اپریس ہیں، وہ مزید اپریس ہوں گے. تو اس لیے میرے خیال میں جو بھی یہ سب کر رہے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے ضرور کرے گا، لیکن اس میں وزیر اعظم عمران خان اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں اور پاکستان کو اپنے موقف پر قائم رہنا چاہیے. بالکل بالکل قائم رہے. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب. دیکھیں بی بی، آپ کے وزیر اعظم نے قائد اعظم کا حوالہ دیا ہے. قائد اعظم نے تو آپ کو مشرقی پاکستان بھی دیا تھا، اس کا کیا بنا؟ وہ کہیں زمینی حقائق کی بھینٹ تو نہیں چڑھ گیا؟ سبحان اللہ. وہ بات سنیں، اس ماڈرن ورلڈ کا ایک بنیادی ایک اصول ہے کہ بھائی خار اپنی جگہ، کاروبار اپنی جگہ. اسٹیٹ کرافٹ بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. کیا ہم نے ہندوستان کو تسلیم نہیں کیا ہوا؟ اور کیا ہم کشمیریوں کی جد و جہد میں ان کے ساتھ نہیں کھڑے؟ عجیب بات ہے. کشمیر ہماری شارگ ہے، تو کیا مشرقی پاکستان ہمارا بڑا ہوا ناخن تھا؟ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ عرب ورلڈ تو اسرائیل کو تسلیم کر لے، مسئلہ کشمیر کو گھاس نہ بھی ڈالے تو برادر ہے. وہ کیا کر رہے ہو؟ اچھا، اور ایک سوال، مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. کودن آدمی ہوں، یہودی آل ابراہیم نہیں ہے؟ جب ہم درود بھیجتے ہیں تو کس کس پہ بھیجتے ہیں؟ حد ہو گئی یار. عجیب و غریب اپروچ ہے. اور بات سنیں، ہم نے اگر ہندوستان کو تسلیم کرتے ہوئے، جو وہ تو بت پرست ہیں، میں بت پرستی بھی جانے، وہ جانے، ان کا کام جانے، میں بات ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اگر ہندوستان کو تسلیم کرتے ہوئے کشمیریوں کی جد و جہد میں ان کا ساتھ دیا اور ساتھ دے رہے ہیں اور سفیر کہلانے پہ ان کا فخر محسوس کرتے ہیں، تو تکلیف کیا ہے؟ بہت نقصان اٹھایا آپ نے اور بہت نقصانات آپ کے انتظار میں ہیں. میرے منہ میں خاک. ریئلٹی یہی ہے. اور یاد رکھیں ایک آخری بات، یہ گلوبل رول ہے، قبضہ سچا، دعویٰ جھوٹا. پوری دنیا ہی آکیپائیڈ ہے بھائی. ابن آدم کی اولاد ہے، تھوڑی سی تھی، یہ ملک ہم نے بنا لیے، پھر قومیں بن گئیں، پھر ذاتیں بن گئیں، پھر مذاہب آ گئے. اس طرح نہیں ہوتا. جس نے خوابوں میں نہ رہیں، دنیا میں رہیں. باقی میرا کوئی ایشو نہیں ہے، مجھے تو کبھی کسی نے ٹھیک ہے یہودیوں کا ایجنٹ نہیں کہا، آپ کو لگتا ہے خیالی دنیا میں نہیں؟ میں کیا کروں گا؟ 2+2 نہیں. قائد اعظم مجھے بتائیں نا، قائد اعظم کا حوالہ دے رہے ہو، قائد اعظم کا مشرقی پاکستان کہاں ہے؟ تو نہیں ہوتا نا بھائی. کڑوی گولی تھی، زہریلی گولی تھی، نگلنی پڑی، اب بھول گئے. اور آپ کا ایک وزیر اعظم بنگلہ دیش جا کے ان کے شہداء کی قبروں پہ پھول چڑھا چکا ہے. میں نے تب بھی ماتم کیا تھا. جن کو اس وقت غدار کہہ رہے تھے، انہی غداروں کی قبروں پہ جا کے پھول چڑھائے آپ کے ایک سابق وزیر اعظم نے. چلیں. دیکھیے، میں تو اس کو تاریخی معاہدہ نہیں بلکہ تاریخی معاہدہ کہتا ہوں. اس لیے کہ آپ اللیگل آکوپیشن کو ریکگنائز اگر آپ کر لیں تو پھر دنیا کا سیاسی نقشہ ہی مختلف ہو جائے. پھر تو ہر دوسرا ملک کسی بھی جگہ قبضہ کر کے وہاں اپنی طاقت کو منوانے کے لیے
دنیا کی سپر پاورز کو اپنا ہمنوا بنا لے اور آپ اس کے سامنے سرنگوں ہو جائیں. آپ نے دیکھا کہ مصر نے کیا 79 میں ریکگنائز اسرائیل کو, انور السادات کے ساتھ کیا ہوا. آپ نے دیکھا کہ جارڈن نے ریکگنائز کیا اس کو غالباً جو ہے 90s میں, اور بھی کئی ممالک ہیں اس میں. تو پھر آپ اگر یہی بات ہے تو پھر آپ فلسطینیوں کو جا کے سمجھا دیں کہ بھائی اس کو قبول کر لو, ان ساری چیزوں کو. وہ ساری جو سالہ سال کی جدوجہد ہے وہ آپ کی رائے گاہ ہے, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے آپ اس کی ایک اللیجٹمیٹ چائلڈ کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. دیکھیے عرب اسپرنگ کا ہم نے بڑا جشن منایا تھا کہ عرب اسپرنگ بڑا انقلاب لے کر آئی ہے, اور اس وقت بھی میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ عرب اسپرنگ دراصل اینٹی امریکن عرب اسٹیٹس کو ختم کرنے کے لیے ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لیبیا کا کیا حشر ہوا, سیریا کا کیا حشر ہوا, عراق کے ساتھ کیا ہوا, ایران کے ساتھ کیا ہوا. آپ اس کو سامنے رکھیں کہ جو اینٹی اسرائیل اسٹیٹس تھیں ان سب کا حشر نشر کر دیا گیا, صرف ایک اللیجٹمیٹ چائلڈ کو دنیا کو ریکگنائز کروانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا موقف دراصل پاکستان کا موقف ہے, اور یہ صرف عمران خان کا موقف نہیں, ماضی کے 70s میں بھٹو کو آپ نے ہاربل ایگزامپل بنا دیا. اس نے عرب دنیا کو اکٹھا کیا, اس نے آئل کی پاور ان کو ریکگنائز کروائی, اس نے جو پوزیشنز لی تھی, اور میرا خیال ہے 70s میں واحد آپ کی اگر خارجہ پالیسی غیر جانبدار تھی تو وہ 70s میں ہمیں نظر آتی ہے. جب آپ سیٹوں سے بھی نکلے, سینٹوں سے بھی نکلے اس میں, تو آپ نے ایک پوزیشن لی, اس پوزیشن کی پرائس آپ کو پے کرنی پڑی اس پوزیشن کی. لیکن یہ کہ ایک پوزیشن تو لی آپ نے, ایک جگہ آپ کھڑے تو ہوئے, اس کی قیمت جو بھی آپ کو ادا کرنی پڑی. تو آج اگر آپ یہ پوزیشن لیتے ہیں, اور عرب اور مسلم امہ کیا ہے, مسلم امہ کے لیے تو وہی کافی ہے کہ واقف کچھ نظر آتے ہیں, کچھ دیتے ہیں دھوکہ, یہ بازی گر کھلا. ان کے انٹرسٹ سارے ادھر ہی ملتے ہیں. ہم نے بدقسمتی کیا ہوئی ہے, ہم نے فلسطین کو بھی اور کشمیر کو بھی ایک مذہبی ایشو بنا دیا, ایک مذہبی جدوجہد بنا دی, جبکہ وہ ایک نیشنلسٹ موومنٹس ہیں. وہ بنیادی طور پہ ایک نیشنلسٹ موومنٹس تھیں. کشمیر کی بھی ایک نیشنل 89 کی آپ دیکھ لیں, جو اس کی انڈیجنس موومنٹ تھی کشمیر کی, وہ ٹوٹلی جموں اور کشمیر لبریشن فرنٹ اور حزب المجاہدین کی موومنٹ تھی. اسی طرح وزیر اعظم عمران خان کا موقف آپ کو صحیح لگ رہا ہے, اور آپ کو لگتا ہے, بلکہ صاحب محمل اور مظہر صاحب تینوں اس موقف پر ہیں کہ جی وزیر اعظم عمران خان کا جو موقف ہے کہ مقبوضہ فلسطین ہے, تو اس موقع پر پاکستان کو قائم رہنا چاہیے. بہرحال حسن نثار صاحب اور منیب صاحب اس سے اتفاق نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ حقیقت پسند ہونا چاہیے پاکستان کو, اور اپنے مفادات کو بھی دیکھنا چاہیے. آج ہمارا پینل تھوڑا بٹا ہوا ہے, ہم کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں بھی اس کے اوپر سوال رکھیں اور کھل کے ذرا بحث ہو. ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.